हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए फिर एनसीईआरटी सार में 6 to 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आज आप लोग को जो पिछले क्लास में बतलाए थे राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित समूचे फार्मूला को आप लोग के बीच लाया हूँ, ठीक है। तो देखने वाले हैं आज इस सार में कि राष्ट्रीय आय से संबंधित समूचे क्या है। सो देखिए, बाजार कीमत पर, ठीक है, इसमें बात किया जाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी, ठीक है। मतलब आपका बाजार कीमत पर क्या होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद बराबर अगर बात की जाए तो होता क्या है कि एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में, ठीक है, सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य, ठीक है, क्या होता है आप लोग का बाजार मूल्य होता है। उनके बाद बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, ठीक है। जो अभी हम लोग देखें कि आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, समझ गए। अब उनके बाद देखें कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी बराबर क्या होता है कि जीएनपी एफसी, समझ गए। यानी कि कारक लागत, ठीक है, इसमें बात किया जा रहा है कारक लागत सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस आप लोग का होगा स्थिर पूंजी का उपभोग का मूल्य ह्रास, ठीक है। उसी तरह से आप लोग का बाजार कीमत शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बात किया जा रहा है, ठीक है। आपका एनएनपीएमपी, समझ गए। जो फर्स्ट हम लोग देखे कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखे हैं, उससे माइनस करेंगे तो हम लोग को विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय ज्ञात होगा, समझ गए। आप देखिए इसमें कि कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय क्या होगा, ठीक है। इसमें एनडीपी एमपी माइनस आपका अप्रत्यक्ष कर प्लस अप्रत्यक्ष कर में क्या मिलाएंगे, आर्थिक सहायता अगर सब्सिडी मिलता है तो उसको जोड़ देना है। अब उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी एफसी, इसमें आपका एनडीपी एफसी प्लस मूल्य ह्रास को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को प्राप्त होगा आप लोग का जीडीपी एफसी, समझ गए। अब देखिए आगे देखते हैं कि कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपीएफसी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि जीडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा आपका जीएनपीएफसी, ठीक है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय एनएनपी, ठीक है, एनएनपी आपका सीसी, समझ गए, एफसी होगा। तो कहता है कि बराबर जीएनपीएफसी, ठीक है, माइनस आपका क्या होगा मूल्य ह्रास हो जाएगा, समझ गए। तब जाके आप लोग को हम लोग को एनएनपी पता चलेगा, समझ गए। अब 9 नंबर में क्या है सो देखिए कि शुद्ध राष्ट्रीय परियोजना आय, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इसे पराया राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, समझ गए, कहते हैं। तो इसमें बताया कि शुद्ध घरेलू आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष, समझ गए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर विदेशों से प्राप्त शुद्ध परियोजना आय शामिल किया जाता है, समझ गए। सकल राष्ट्रीय परियोजना आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय परियोजना आय प्लस चालू पुनः स्थापना लागत, ठीक है। उनके बाद निजी आय की बात करते हैं, देखते हैं निजी आय में, समझ गए। तो निजी आय किसे कहते हैं, तो निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय को प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। व्यक्ति आय निजी आय माइनस निगम लाभ कर माइनस अवितरित लाभ या निगम बचत, ठीक है, ये सब इसमें आप लोग को जोड़ा जाता है।
उनके बाद आप लोग का है व्यक्तिक प्रयोज्य आय। ठीक है, व्यक्तिक प्रयोज्य आय में क्या है कि व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिक कर माइनस परिवारों द्वारा दिए गए विविध शुल्क और जुर्माने। समझ गए। तो इसमें बात किया जाता है आपका व्यक्तिक प्रयोज्य आय बराबर। समझ गए। चलिए अब आप लोग को बता दें, अब हम देखने वाले कि राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, अभी तक हम लोग जो देखे फार्मूले के माध्यम से कि क्या क्या किसे कैसे माइनस करेंगे, क्या उसमें जोड़ेंगे, कौन सा हम लोग को प्राप्त होगा। समझ गए। तो उसमें हम लोग देख लिए सारा, उसको देखना है आप लोग का निचोड़ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना लागत या मूल्य पर की जाती है। समझ गए, बता रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना कभी भी होता है वो क्या लागत या मूल्य पर की जाती है। लागत के आधार पर किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होती है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, लागत के आधार पर अगर देखा जाए किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होती है, जबकि मूल्य के आधार पर यह अधिक होती है। समझ गए, जबकि मूल्य के आधार पर क्या होता है, ये अधिक होता है। सामान्य व्यक्ति लागत और मूल्य को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करता है, परंतु अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में इनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। समझ गए। कहता क्या है कि आप देखिए कि लागत की उत्पादन का उत्पादन व्यय है। ठीक है, क्या कहता है, लागत किसी उत्पादक का उत्पादन व्यय है और कारकों के मूल्यों को जोड़कर निकाली जाती है। वही किसी उत्पाद का मूल्य उसकी लागत में अप्रत्यक्ष करों या उत्पादनकर्ता के लाभ को जोड़कर क्या है निकाला जाता है। इस प्रकार बाजार में उपभोक्ता को कोई वस्तु कितने में खरीदनी पड़ रही है वह उसका मूल्य है। समझ गए। अर्थात किसी एक ही उत्पाद की ठीक है लागत हमेशा उसके मूल्य से कम होती है, कम होगी। सबसे पहले लागत को स्पष्ट करना आवश्यक है। ठीक है, स्पष्ट करना क्या है, आवश्यक है। और किसी भी उत्पाद की लागत दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है कि साधन कारक लागत और क्या है बाजार लागत। ठीक है, साधन कारक लागत क्या है, सो देखिए साधन कारक लागत क्या है, किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। ये कारक होते हैं कच्चे माल, मजदूरी, बिजली किराया, ऋण का ब्याज, उत्पादनकर्ता का लाभ इत्यादि। यही कारण है कि इसे फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है। समझ गए, इसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं बाजार लागत। और बाजार लागत में बात हम लोग करते हैं और इसमें देखिए कहता क्या है कि जब किसी उत्पाद की साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तो बाजार लागत प्राप्त होती है। इसी मूल्य पर वह उत्पाद फैक्ट्री छोड़ता है और यही कारण है कि इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है। किसी देश की जीडीपी इस प्रकार लागत के आधार पर एक ही वर्ष के लिए दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे बात किया जा रहा है साधन लागत पर और उनके बाद बाजार लागत पर। समझ गए। साधन लागत पर जीडीपी बाजार लागत की तुलना में कम होती है। समझ गए। इस तरह जीडीपी की मात्रा में यह भी निश्चित करना आवश्यक होता है कि यह साधन लागत पर अथवा बाजार लागत पर निकाली गई है। समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भारत की बात की जाए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। समझ गए, अगर भारत की पूछी जाए तो इसमें साधन लागत पर किया जाता है। यही कारण है कि बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए, क्या है कि आपका अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की इसमें क्या है आवश्यकता पड़ती, करना चाहिए, जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि इसमें किस मूल्य को लिया गया है। समझ गए, मूल्य की जब भी बात आता है तो इसमें अगर मूल्य की बात आता है तो क्योंकि मूल्य भी दो प्रकार का होता है इसलिए बात किया जा रहा है।
कि स्थिर मूल्य को या फिर चालू मूल्य को इसमें लिया जाएगा। तो स्थिर मूल्य की बात आता है तो इसमें देखना योग्य बातें हैं कि यह किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर विक्रय मूल्य है। जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष पर निकलते हैं तो वह उसका स्थिर मूल्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात स्थिर मूल्य महंगाई को स्थिर मानकर क्या है, निकाला जाता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य के लिए चुने गए आधार पर, समझ गए क्या है, किसी आपका वस्तु के मूल्य के चुने गए आधार पर आधार वर्ष से अब तक जो मूल्य वृद्धि हुई है उसे किसी उत्पाद का स्थिर मूल्यों पर मूल्य कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए कि भारत वर्ष 2011-12 को स्थिर मूल्य आधार वर्ष का वर्ष माना जाता है और इसे आधार वर्ष कहा जाता है। आधार वर्ष किसे कहते हैं, 2011-12 को माना जाता है। और इस प्रकार भारत में किसी उत्पाद का मूल्य स्थिर मूल्य पर वह मूल्य है, ठीक है, वह मूल्य है जिसमें मुद्रास्फीति को 2011-12 के स्तर पर, ठीक है, स्थिर मान लिया गया है। समझ गए। और वास्तव में उन अर्थव्यवस्थाओं में जहां महंगाई उच्च रहती है या फिर नियंत्रण में नहीं रहती है, ठीक है, नहीं रही है, यदि वहां उत्पादकों की गणना स्थिर मूल्य पर न की जाए तो समृद्धि और विकास का गरीबी उन्मूलन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। समझ गए। अब देखिए आप लोग को चालू मूल्य की बात करते हैं और चालू मूल्य में बात करते हैं कि किसी उत्पाद पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है, अंकित होता है वह उसका चालू मूल्य है। अर्थात किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को समायोजित करके निकाला जाता है। समझ गए। और आप लोग बता दें, आगे चलते हैं कि इस प्रकार भारत की सहित विश्व के सभी देशों में किसी वर्ष का जीडीपी स्थिर और चालू मूल्यों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर कम और चालू मूल्य पर अधिक, क्योंकि इसमें सामान्य स्थिति में मुद्रास्फीति हमेशा धनात्मक होती है या धनात्मक रखने की नीतिगत कोशिश रहती है। उन अर्थव्यवस्थाओं में जहां मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत लंबी अवधि से नियंत्रित आपका संतुलित रहती है, विकसित देश राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य पर की जाती है। समझ गए। और इसके विपरीत बात करते हैं कि भारत सहित आपका अधिकांश विकासशील देशों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। समझ गए। भारत की राष्ट्रीय आय जो इसका एनएनपी है की मात्रा के साथ यह भी होता है कि साधन लागत पर और स्थिर लागत मूल्य पर, परंतु आर्थिक समीक्षा में, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा देश की आय संबंधित आंकड़े बाजार लागत और चालू मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इस आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी सार में आज आप लोग इतना ही। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में तुरंत मिलता हूँ और फिर आप लोग को आगे और अच्छा टॉपिक लाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।